हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में। हमारा आज का लेसन है रीडर्स सेंटर्ड राइटिंग। रीडर सेंटर्ड राइटिंग कौन सी होती हैं? जो रेज्यूमेज होते हैं और जो हमारे पास रिपोर्ट्स लेटर्स वगैरह होते हैं, किसी कोई जॉब एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर राइटिंग अ रेज्यूमे एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। रेज्यूमे कैसे लिखना है और या फिर कोई लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कैसे लिखनी है। सो हमारे पास ये 5 to 6 पॉइंट्स हैं। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिफाइन करना है कि हमारा क्या क्या मकसद है किसी भी जॉब को अक्वायर करने के लिए, कोई जॉब लेने के लिए। नेक्स्ट होगा हमारे पास प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवेलुएटिंग और रिवाइजिंग। इनको थोड़ा इनके एक्सप्लेन करते हैं। Writing your resume, defining your objects. The first activity of writing, defining objects, is especially important while you are writing a simple letter or job application letter. सबसे पहले चाहे वो हम कोई सिंपल लेटर लिख रहे हैं या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मकसद है, जाहिर है वही लिखेंगे, उसी को डिफाइन करेंगे। When defining your objectives, you tell what you want your communication to do. यानी कि आप ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन है ये किस मकसद के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपना गोल बताना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव बताना होता है। Thus your objectives form the basis of all your other work of your writing. फिर जो हमारा मेन मकसद होता है, हमारी सारी की सारी राइटिंग जो है उसी एक मेन मकसद पर होती है, या मेन आइडिया जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसी के थ्रू होती है। To take the reader-centered approach, you need to look at three things. इन तीन चीजों को देखना होगा अगर हमने रीडर सेंटर अप्रोच के लिए। the final result you desire, आप कौन सा रिजल्ट चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई रेज्यूमे लिख रहे हैं या फिर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप चाहते क्या हैं। कोई भी जॉब एप्लीकेशन है या फिर वैसे कोई एप्लीकेशन है या जॉब लेटर है या किसी को वैसे रिलेटिव्स में कोई लेटर लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखना है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या जिस मकसद के लिए हम ये लिख रहे हैं, क्या हमारा वो रिजल्ट हमें मिल रहा है। सेकंड वन है द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, और दूसरा ये देखना है कि हमारे पास ऑडियंस कौन सी है, जिसके लिए साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे पास वो ऑडियंस कौन सी है, उसको भी थोड़ा उसका लिहाज रखना होता है हमने। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम जो है अपना ये कह लें कि जो सेंडर होता है वो अपना इम्प्रेशन थोड़ा जो रिसीवर पे अपना थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए वो अच्छी वोकैबुलरी वगैरह यूज करना, इन सबको कहते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक वे होता है कम्युनिकेशन का, कि वो जो दूसरे लोगों को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये हमने देखना होता है। In the first stage, employer try to attract applications from as many qualified people as possible. जब जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने जब बहुत सारे लोगों की, ज़ाहिर है वो तो रेज्यूमेज या एप्लीकेशन इकट्ठी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हो उनके पास रेज्यूमेज या एप्लीकेशन वो उनमें से सिलेक्ट कर लें बेस्ट वंस को। At this stage of recruiting, resume are usually read by people who work in personal office. ऐसा होता है कि जो उनके जो पर्सनल ऑफिस में काम करने वाले होते हैं वो रेज्यूमेज को या फिर उनको पढ़ते हैं। To understand the first stage, you may find it helpful to draw an imaginary portrait of the person going through your resume. Imagine a man who sat down to read a stock of 25 to 50 new applications that arrive in today's mail. He does not have time to read through all the applications, so he quickly sorts those applications which merit additional consideration. सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप जो है थर्ड पर्सन बनकर अपना रेज्यूमे तैयार करें या फिर अपनी जॉब एप्लीकेशन तैयार करें, कि अगर हमारे किसी के पास पढ़ने के लिए 25 to 50 न्यू एप्लीकेशन हैं, तो कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होगी जो कि उसको रिसीवर को या जो रीडर है उसको अट्रैक्ट करेगी। उन 50 से प्लस भी हो सकती हैं जॉब एप्लीकेशंस में, कि वो जो है उसकी अट्रैक्शन जो है वो आपके रेज्यूमे पे हो। He quickly finds reasons to disqualify most applicants. Only occasionally does he read a full resume. As you write your resume, you must keep in mind that it must quickly attract and hold that man's attention. देखें, हमें अगर हम थर्ड पर्सन बनकर अपना रेज्यूमे तैयार कर रहे हैं तो जाहिर है हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज है जो उसे अट्रैक्ट कर देगी, क्योंकि सारे रेज्यूमे तो वो नहीं पढ़ेगा, वो इस तरह से बस वो रेज्यूमे जो उसको अट्रैक्ट करेंगे उनकी थोड़ी डिटेल पढ़ेगा,
बाकियों को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर्स केयरफुली scrutinize the qualifications of the most promising applicants. Often this involves the visit of candidates to employers' workplace. The second stage reader of your resume includes managers of department you have to work for. सेकंड चीज है जो वो आपकी वो देखते हैं एजुकेशन, सो उसको हमने थोड़ा बोल्ड में उसमें लिखना होता है जो हमारी जो एजुकेशन होती है, और जो एजुकेशन हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी से होती है उसको थोड़ा और हाईलाइट कर देना होता है। To imagine your reader, you can imagine the head of the department at this stage. This person is shorthand and wants rapidly to fill one or more openings. When she or he gets the resumes, he or he knows precisely what qualifications she seeks. अब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के अगर देखें, अगर थर्ड पर्सन बनकर हम देख रहे हैं रेज्यूमेस को, तो जाहिर है हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर देखें तो कौन सी क्वालिफिकेशन जो वो है चाहता है, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन अवेलेबल है या नहीं, हमने हमारी एजुकेशन उतनी है या नहीं जितनी वो एजुकेशन उन्हें चाहिए। Of course, some job searchers vary from the two-stage recruiting procedures as described above. If you interview at a campus placement center, you will probably hand in your resume to the company recruiters at the same time you meet them. अगर आपका इंटरव्यू है तो आपके हाथ में, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जाहिर है आपके हाथ में अपना रेज्यूमे भी होगा। तो इस तरह से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और मतलब जो रेज्यूमे है दोनों में थोड़ा सा इस तरह से कनेक्शन होना चाहिए कि आप लगे कि ये आप ही का रेज्यूमे है। नेक्स्ट है डिसाइडिंग हाउ who you want your resume to affect your reader is important. अब ये देखना है कि आपका रेज्यूमे जो है वही क्यों इम्पोर्टेंट है इतने सारे रेज्यूमेज में से, इतने सारे जॉब एप्लीकेशंस में से। तो आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द रीडर्स, you should determine how your resume will affect them in the job that you are seeking. More precisely, you should define how your resume is to affect your readers while they read it. To determine how your resume will affect your reader, you can think about two things. हमारे पास दो चीजें हैं, वो कहता है कि इनको आपने सोचना है। The way you want your communication to alter your readers' attitude to task you want to help your readers perform while they read. इस तरह से रेज्यूमे लिखना है या इस तरह से कम्युनिकेट करनी है अपनी बात के जो रीडर है उसके बिल्कुल एटीट्यूड के मुताबिक हो। और सेकंड स्टेप है कि उसे लगे कि ये बंदा जो है ये हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड्स, ये भी उसी को थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट डिटरमाइन हाउ योर ऑडियंस फील्स बिफोर रीडिंग what you are writing, and then decide how you want them to feel after they have read it. However, your reader's attitude before they read anything is neutral towards you. कहता है कि अगर आप मतलब थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा डालने के लिए या रीडर को अफेक्ट करने के लिए अपने कम्युनिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, यानी कि थर्ड पर्सन बनकर आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो जो रीडर है उसके हम एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। Once you have described your reader's present and desired attitudes, try to find out things about your reader that will help you plan a strategy for persuading them to change their attitudes the way you specified. To begin, find out what will appeal to your audience. अब इस तरह के मतलब डॉक्यूमेंट्री इस तरह की करें कि आपके ऑडियंस को जो है अपील करे या इफेक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ तक उन्होंने रेज्यूमे को लिखने के बताया। While reading your resume, your resume's primary task is to get the answers to the following questions. अब जब हम रेज्यूमे लिखते हैं तो हमारे मकसद क्या होते हैं, यानी कि अभी मैं आपको जस्ट रीडिंग करके बता रही हूँ, फिर बाद में आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको आंसर कर दूंगी और थोड़ा प्रिसाइजली जो है उनको बता दूंगी डिटेल में। अगर आप कहते हैं तो मैं सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस कर देती हूँ, मेन पॉइंट्स को। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि while reading your resume हमारे जहन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। What exactly does the person want to do, कि वो शख्स चाहता क्या है। What kind of education does the person have for the job, किस किस्म की जॉब या उसके पास कितनी एजुकेशन है, कौन सी जॉब है और उसके लिए कितनी जो एजुकेशन है वो डिजायर्ड है। What experience does the person have in this or similar job, ठीक है, उसका इस जॉब में कितना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ तक जो है वो उसने क्या किया है कि रेज्यूमे के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। ठीक है,
स्टार्ट में हमने आउटलाइन में पढ़ा था कि हमारे पास 5 जो है ऑब्जेक्टिव हैं इसके रीडिंग सेंटर्ड के जो एवेल्युएशन वगैरह होती है। सबसे पहला था कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये सब जो हमने अबव डिस्कस किया है वो सारे ऑब्जेक्टिव से। सेकंड वन है प्लानिंग। प्लानिंग में आएगा कि किस तरह से आपने जो है अपना रेज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन को प्लान करना है, डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल हो, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा हो, किस तरह से आपने मतलब अपना एटीट्यूड या बिहेवियर इस तरह से रखना है कि जो रीडर है या फिर जब वो बंदा है जो आपके रेज्यूमेज या जॉब एप्लीकेशंस वगैरह को देख रहा है, उसे लगे कि ये बंदा हमारे किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरह से हम इसे हायर कर लें तो हमें क्या-क्या जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल हो सकते हैं। ठीक है? अब इसको मैं अगर रीड नहीं करती तो मैं आपको इसी तरह से थोड़ा-सा डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो रीडर है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है? ये प्लानिंग आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वन है कन्वेंशनल यूजुअल क्वेश्चंस बाय रीडर्स। अब होता क्या है कि कहीं भी जॉब एप्लीकेशन लेकर जाएं या रेज्यूमे लेकर जाएं तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, ये उनका क्वेश्चन होता है कि आप करना क्या चाहते हैं या फिर इस जॉब में आप क्यों आना चाहते हैं। आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आई वांट अ जॉब दैट यू हैव। अब हमारा जॉब क्या होगा कि मुझे ये जॉब चाहिए, और सेकंड वन क्या कि मेरे पास डायरेक्शन है, जो जॉब आपने दी है, मतलब जिस बात का आपने जिस जॉब का आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है मेरे पास उसको उसकी डिटेल्स है, उसकी डायरेक्शन है। सेकंड वन क्वेश्चन होगा कि डू यू हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, आपके पास इतनी नॉलेज है तो आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज परहैप्स मोर देन यू एक्सपेक्टेड। देखें आपके पास इतना नॉलेज हो या ना हो, उस वक्त जब आप रेज्यूमे लेकर बैठे होते हैं या इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, सेकंड वन को जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात को, उसको इम्प्रेस करने के लिए या अफेक्ट करने के लिए आपने यही कहना है कि आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज परहैप्स द मोर देन यू एक्सपेक्टेड। ठीक है? जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा नॉलेज है। फिर वो आपसे पूछेंगे आपके एजुकेशन के बारे में एंड देन एक्सपीरियंस की कौन-कौन सी जगह पे आपने अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है या आप इस जॉब में पहले से हैं। सेकंड वन फिर आपके इंटरेस्ट कौन-कौन से हैं एंड रेफरेंसेस कौन-कौन से हैं। ठीक है? ये सब तो आपको पता है, रेज्यूमे पे ये सब जो है वो मेन चीजें होती हैं। सेकंड वन हो गया प्लानिंग एंड थर्ड वन अब आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, कि किस तरह से जो आपने प्लानिंग की है उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, वो हमारे पास मटेरियल कौन सा होगा। You need to decide not only what you will say but also how you will organize your material. For example, your definition of resume objective requires you to emphasize the points as major evidence that you are qualified for the job you seek. More than the organizational pattern can be used to achieve those objectives. Most resumes are organized around an applicant's experience, thus you can categorize them under educational experience, work experience and so on. बस इस तरह होता है कि जब कोई जॉब ऑफर करता है, स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑफ करें। जी आप बासी वीडियो ऑफ करें अपनी। ठीक है? मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर एडवर्टाइज करता है किसी भी चीज का, मतलब किसी जॉब का, तो उसने भी अपने माइंड में कोई चीज रखी होती है कि वो यहाँ तो रिक्वायर्ड उसके एजुकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बाज के लिए जो है वो एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। बाज को ये होता है कि एजुकेशन अच्छी हो, बाज का माइंड होता है कि जो आए मेरे पास एप्लीकेशन वगैरह या रेज्यूमेज वगैरह उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। ठीक है? नेक्स्ट वन है ड्राफ्टिंग। व्हेन यू ड्राफ्ट योर ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स, नोट्स, आउटलाइंस एंड आइडियाज इनटू अ कम्युनिकेशन फॉर योर रेज्यूमेज दैट यू क्रिएट एट वर्क, you must not only draft up prose but also draft the design and the visual appearance of your message. अब यहाँ क्या बात हो रही है कि जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो भी तैयार कर लिया है, नेक्स्ट वन आपने प्लान कर लिया है कि कौन-कौन सा मटेरियल मैंने यूज करना है, क्या-क्या चीजें हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट आ जाता है कि किस तरह से हमने उस मटेरियल को सारा तरतीब देनी है और उसके बाद हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन में सिर्फ वो हमारी रिटन फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ हमारे पास क्या होगा कि अपीयरेंस ऑफ योर मैसेजेस की विजुअल अपीयरेंस किस तरह की होगी। ठीक है? हमारे मैसेजेस की या फिर हमारे रेज्यूमे की। Drafting the prose. While you draft the prose of your resume, keep in mind the imaginary portraits of your readers
Remember that your purpose is to enable those people to locate the answers to your questions relating to you. Your professional objectives are statements which are one or two sentences long and are usually general enough that the writer could send them without alternation to many prospect employers. अब यहाँ पे भी वही बात है कि किस तरह से हमने जो अपना प्रोज है, प्रोज कहते हैं कि जो जो कुछ हमने बयान कर दिया है अपने रेज्यूमे में या फिर ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बाद किस तरह से इसको वैल्यूएट करना है, किस तरह से इसका प्लानिंग किस तरह से करनी है, एंड नेक्स्ट वन उसको ड्राफ्ट किस तरह से करना है, उसकी तरतीब किस तरह से देनी है। अब प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होंगे कि आपने जो रीडर है उसके जहन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके मुताबिक अपने जो आपने जो डिफाइन करना है वो उसके मुताबिक होगा कि इसके जहन में तो जाहिर है किसी भी रेज्यूमे को पढ़ते वक्त एक रीडर के माइंड में यही आएगा कि उसकी एजुकेशन कौन सी है, उसका एक्सपीरियंस कौन सा है, उसके इंटरेस्ट कौन से हैं। सो इस तरह से कवर करना है कि उसको अट्रैक्ट करे रीडर को। एजुकेशन में आएगा, when describing your education you provide evidence that you are capable of performing the job you applied for. The basic evidence is your college degree, so you should name the college and your degree and the date of graduation. देखिए मैट्रिकुलेशन तक तो सबकी एजुकेशन वगैरह होती है, अगर आपकी जो कॉलेज डिग्री होती है वो मेन होती है और वो अट्रैक्ट करती है। इस तरह से आपने कॉलेज डिग्री लिखना है और उसके बाद उसमें डेट ऑफ ग्रेजुएशन लिखनी है कि कब ये ग्रेजुएशन जो है वो स्टार्ट की, कब कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। उसने कहा कि रिमेंबर इफ योर ग्रेड्स आर गुड मेंशन देम, इफ यू हैव अर्न एनी एकेडमिक ऑनर्स मेंशन देम। हमारे पास अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो उसको भी मेंशन कर दें। अगर आपने कोई एकेडमिक ऑनर्स लिए हैं, कोई मतलब आपको कोई प्राइजेस वगैरह मिले हैं एकेडमिक ऑनर्स किसी भी तरह से, तो उसको मेंशन कर दें। अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसको कर दें। ठीक है, उस पर मेंशन कर दें कि मतलब ये जो है मेरे पास स्पेशलाइजेशंस हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई आपने कोई को असाइनमेंट किया है, किसी आर्टिकल पे काम किया है, किसी इंटर्नशिप पे काम किया है, तो वो भी उसको मेंशन कर दें। क्योंकि रेज्यूमे में जस्ट हमारा एक ही मकसद होता है ना कि हमने रीडर को किस तरह से जो है वो अट्रैक्ट करना है। ठीक है, by looking at Random and Sharon's resume you can see how three very different people have elaborated on the way their education qualify. अब हमारे पास ये 3 सैंपल्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से जो है एक का रेज्यूमे जो है वो हमें इम्प्रेस करेगा या अट्रैक्ट करेगा बाकी 2 की निस्बत। ठीक है, ये रेमन का है। उसने इस तरह से अपना रेज्यूमे बनाया है कि सबसे पहले प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि मैं मेरा प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ और इस तरह से मैं मतलब बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। और आपने जो एजुकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट दी है मैं उसके मुताबिक हूँ। नेक्स्ट उसने अपनी एजुकेशन बताई है सेकंड पार्ट में। थर्ड उसने ऑनर्स बताया है कि ये जो है ऑनर्स मुझे मिले हुए हैं। और फिर उसने रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ मैंने जॉब किया है। सेकंड वन हमारे पास जो रेज्यूमे है वो शेरोन रॉलक है, उसने इस तरह से अपना रेज्यूमे तैयार किया है। तो क्या ख्याल है आपको कौन सा जो रेज्यूमे है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेवन का या शेरोन का? आई थिंक फर्स्ट वन। ठीक है, अब यहाँ देखें ना कोई इतना मतलब उसने तरतीब कोई अच्छी से नहीं दी हुई। फर्स्ट वन में जो है वो सब कुछ हमें डिटेल्ड पता चल रहा है, सब कुछ जो है वो बोल्ड तरीके से लिखा गया है कि प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ये है, एजुकेशन मेरी ये है, ऑनर्स ये है। इस तरह से फर्स्ट वन जो है वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यही जो बात है वो पहले हो रही है कि इस तरह से रेज्यूमे तैयार करें कि जो रीडर है वो उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये 2 सैंपल्स है हमारे पास। थर्ड वन की सैंपल है। आई थिंक फर्स्ट वन जो है वो सबसे बेस्ट है। इस तरह से जब हमारे पास जॉब एप्लीकेशंस आती हैं या फिर रेज्यूमेस वगैरह आते हैं तो एक सरसरी सी नजर जो होती है चेक करने वाले की उसी में वो देख लेता है कि किसका रेज्यूमे जो है वो मैंने रीड करना है और किसको मैंने डिस्क्वालीफाई कर देना है, यानी उसका रेज्यूमे है जो रिजेक्ट कर देना है। Ordering your job experience. When deciding on the order in which to present your job, remember that you want to enable your busy reader to see your most impressive qualification. ये 201 का लेक्चर नंबर 3 है।
Most people can achieve that objective by stating their job in the reverse chronological order because their most recent job is also their most impressive. देखें, अपनी एजुकेशन के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी तलाश होती है किसी छोटी मोटी जॉब की। इस तरह से जब हमारा एक्सपीरियंस हम अपना मेंशन करें तो सबसे पहले छोटी जॉब्स होती हैं, सब जो हमारी रीसेंट जॉब होती है या करंट जॉब होती है वो सबसे अच्छी होती है। इसलिए वो कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा इस तरह से हो कि जो हमारी रीसेंट जॉब है वो सबसे वाज़िया नजर आए। ठीक है, बस यही लेसन था आज का, जिसमें उसने 5 to 6 पॉइंट्स को डिफाइन किया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव हमने तैयार करने हैं, किस तरह से प्लानिंग करनी है, फिर किस तरह से इवैल्यूएट करना है, evaluating and revising. Revision literally means to see again, to look at something from a fresh critical perspective. Writing a process of discovery, and you do not always product your best stuff when you first get started. ठीक है, जब हम रीड करते हैं कोई भी चीज है, जब हम रीड करते हैं तो फर्स्ट टाइम या एक दो बार रीड करने के बाद जो हम लिख देते हैं, अगर हम उसको रिवाइज करें तो हमें पता चलता है कि इसमें ये जो है इसको हम इसी तरीके से बेस्ट बना सकते हैं या मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। रिवाइजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, रिव्यूइंग योर एविडेंस, रिफाइनिंग योर पर्पस, रीऑर्गेनाइजिंग योर प्रेजेंटेशन, रिवाइविंग स्टेल प्रोज। अब ये जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास हो सकते हैं किससे, रिवाइजिंग से, अगर हम रिवाइज कर लेंगे जो हमने तैयार किया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी लेसन तो ये इजी ही था, हमारे पास 5 to 6 पॉइंट्स थे। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव जो है उनको डिफाइन किया, फिर प्लानिंग को, फिर अपने प्लान को किस तरह से ड्राफ्ट करना है, कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एंड नेक्स्ट वन है इवैल्यूएटिंग, कि किस तरह से उसको इवैल्यूएट करना है और रिवाइज करना है जो हमने प्लान किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं किसी भी रेज्यूमे के लिखने के लिए, या हाउ टू मेक योर रेज्यूमे अट्रैक्टिव, किस तरह से अपना रेज्यूमे अट्रैक्टिव बनाना है या किस तरह से जॉब एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाना है। तो आपने तब ये पॉइंट्स देने हैं कि इस तरह से हमने अपना रेज्यूमे जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, या ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स हैं किसी रेज्यूमे को लिखने के लिए। अब यहाँ पे बात तो ये हुई थी कि किसी रेज्यूमे को लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेकिन उन स्टेप्स को बयान करते हुए उसने हमें सारा बताया कि किस तरह से अपनी जो रेज्यूमे है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स है, कहाँ पे आपने किसी चीज को बोल्ड कर देना है, मजीद अट्रैक्टिव कर देना है। अगर आपकी रीसेंट जॉब है कोई जो है वो अच्छी है तो उसमें क्रोनोलॉजिकल स्टाइल हमारा इस तरह का हो कि हमारी रीसेंट जॉब जो है वो सबसे ऊपर हो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, सारी कैटेगरीज ही हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने आपको बताया कोई भी रेज्यूमे जो है ऑब्जेक्टिव तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा ना। ठीक है, तो रेज्यूमे सब ऑब्जेक्टिव जो है वो सबका सेम ही होगा कि मेरे पास मुझे जॉब चाहिए और जो डायरेक्शन आपने दी है या जो जॉब आपने दी है मैं उसके मतलब मेरी एजुकेशन या मेरा एक्सपीरियंस उसके इक्वल है या मैं ये इस जॉब को हैंडल कर सकता हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये तो सबका ही होगा। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव जो है, रेज्यूमे और सीवी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो सेकंड वन मैंने आपको बताया कि इस तरह से एजुकेशन और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी रेज्यूमे में। नदीम, उसमें से ये होता है कि कुछ कंपनीज के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनमें सबसे उन्होंने अपने माइंड में रखा होता है जो रेज्यूमे है वो कलेक्ट करेंगे या उनके पास जो जॉब एप्लीकेशन में आएंगी उनमें से जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं हम उन्हें जॉब पे रखेंगे। और बाज का ये माइंड सेटिंग होती है कि उनमें से जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उन्हें हम जॉब पे रखेंगे। ठीक है, सो हमने इन दोनों चीजों को जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होता है। क्लियर है ये बात? अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी आपकी सीवी या आपका रेज्यूमे तो जरूर अपडेट करें। चलिए, मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।